हम लोगों ने इसमें यह समझा कि जब इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन अ मेटल चार्ज सरफेस की हम लोग बात करते हैं तो म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से बॉडी के सरफेस पे जो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, तो हमने कुछ इसको एक्सपीरियंस करने के लिए ये बोला, हमारे पास एक मेटल चार्ज बॉडी है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, एक छोटा सा रेड एलिमेंट लिया, तो रेड एलिमेंट का फील्ड इनसाइड वन पॉइंट जो है हमने ये ड्रॉ किया उसके कारण इधर है, तो ये सारे के कारण इधर है, तो नेट फील्ड इनसाइड कितना आ गया, 0, एंड नेट फील्ड इज E1 माइनस E2, और जस्ट आउटसाइड ये दोनों का एरो आपके पास सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो E1 माइनस E2 किसके बराबर आ गया, 0। और ये क्योंकि दोनों बराबर है बेटा, तो आप ये बोल सकते हो E1 लिखो चाहे E2 लिखो, तो ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया पॉइंट कि नहीं बच्चे, क्लियर हो गया पॉइंट सभी को? यस सर। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, अब नोट कर लेते हैं एक पॉइंट को नोट कर लेते हैं बेटा, जस्ट आउटसाइड a charged metal surface at any point, electric field due to a local elemental region is half of the total electric field at the point। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी बेटा उसकी वैल्यू क्या थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और जो एलिमेंट था पूरे का पूरा उसके कारण ये कितनी आई, सिग्मा बाय 2। अब इसको और वे में अगर अच्छा समझाना चाहते हो तो आप ये मान लो एक स्फीयर है, एक बेटे हमारे पास क्या है, स्फीयर, और ये जो स्फीयर है ना बेटे, ये जो स्फीयर है बेटे, ये जो स्फीयर है, अब मैं इसमें क्या बोल रहा हूं कि ये जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है इसमें क्या होगा, ये जो स्फीयर है इसमें क्या होगा, जस्ट आउटसाइड जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। क्योंकि ये स्फीयर है, इसके बाहर इतना फील्ड है, तो तुम अगर सिग्मा लिखना चाहोगे बेटा, तो सिग्मा किसका बराबर आएगा, Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर, आर बीइंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम यही चीज बोलेंगे, कोई भी कंडक्टर होगा तो इसको तुमने Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया बेटा, जो कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। बच्चे अभी क्लियर हो गया ना पॉइंट, कैसे लिखा है इसको, बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट? अभी देखो, अभी हम क्या बोल रहे हैं नाउ, अब ये बड़ी अच्छी पॉइंट हमारे पास है। मान लो ये जो हमने एलिमेंट लिया, यहां पे एक एलिमेंट लिया, और इस एलिमेंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा, किसने लगाया, ये सारे सरफेस ने, ये सारे सरफेस ने जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया बेटे वो इधर लगाया इस एलिमेंट, और इस एलिमेंट का एरिया अब तुम लोग ds लिख लो बेटे। तो मैं बोलूंगा व्हाट इज द फोर्स ऑन एलिमेंट, फोर्स ऑन एलिमेंट क्या है बेटे, F, dF लिख लो, चाहे स्मॉल फोर्स है, कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, और इस पे चार्ज कितना, dQ। बच्चे क्लियर हुआ, बच्चे क्लियर हुआ? और ये जो सारा पोर्शन है बेटा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इन दोनों का सम, उन दोनों का सम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, पर अगर अकेले अकेले की बात करेंगे तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और dQ को क्या ले सकते हो, चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया, जहां पे चार्ज है। तो आप यहां पे बहुत अच्छे से एक चीज देखो, देख पा रहे हो
कि डी क्यू बाई जो डी एस आ रहा है वो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, और डी एम बाई डी एस फोर्स बाय एरिया इज नथिंग बट प्रेशर, एंड दिस इज कॉल्ड एज बेटे electrostatic pressure. This is called as the electrostatic pressure. नहीं समझे कि समझ गए? एंड यहां पे अगर लिख दें if net electric field just outside the मेडल सरफेस जो है वो E है विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो बेटे सिग्मा कितना आ गया E एप्सिलॉन नॉट, और यहीं से आप चीज बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो कि ये जो प्रेशर है हाफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर, इसमें तुम लोग सिग्मा की जब वैल्यू पुट कर दोगे तो वो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर आ जाएगा। बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट? Where E is the electric field? Electric field just outside. अरमान क्लियर हो गया बेटा? सर एक बार रिपीट करना ही वाला पार्ट। बेटा मैंने बोला, जैसे हमें बोला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द मेटल सरफेस क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा किसके बराबर आ गया बेटा, एप्सिलॉन नॉट E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब तूने ऊपर प्रेशर का जो फॉर्मूला लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, उसमें जब तूने इसका वैल्यू पुट कर दिया सिग्मा का, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर, एक एप्सिलॉन नॉट कट गया बेटा, तो एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया? यस सर। बच्चे क्लियर हो गया सभी को कि नहीं? ओके जैसे हम लोग कभी भी ये चीज याद रख लेना कि फॉर्मूला याद रखना बेटा ये वाला और सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब एक और देखो, कहते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन चार्ज सरफेस ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, देखो एक बार कहते हैं कि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और हमारे पास बेटा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पॉइंट पे इधर को है मान लीजिए, जो कि सरफेस के साथ बेटे थीटा एंगल बना रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स आएंगे, ई कॉस थीटा एंड ई साइन थीटा, जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। मतलब एक आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल विच इज ई कॉस थीटा, एक आ गया ई परपेंडिकुलर विच इज ई साइन थीटा। तो ये जो तुम लोगों ने बेटा यहाँ पे एक एलिमेंट लिया जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हो, जिस सरफेस के बारे में बात कर रहे हो, ये ds है और इसके ऊपर चार्ज बेटा dq है। तो अगर ये सिग्मा लोगे सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ, क्योंकि हमने सरफेस ले रही है, तो सिग्मा का वैल्यू क्या आएगा, dq का वैल्यू क्या आ जाएगा सिग्मा के साथ, कितना वैल्यू आ जाएगा बेटा, सिग्मा ds, राइट। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इस केस में नेट हमारे पास नॉर्मल फोर्स ऑन एलिमेंटल एरिया, ऑन द एलिमेंटल एरिया जो रहेगी क्या रहेगी, dq इंटू परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो dq कितना है बेटे, सिग्मा ds इंटू परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटू परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक प्रेशर अगर कभी भी निकालना पड़ेगा तो वो हमेशा df बाई ds रहेगा, और उसका वैल्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट?
बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट? बेटा सभी का रिस्पॉन्स नहीं मिला, जल्दी जल्दी कर दो यार, जल्दी 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 जल्दी। ओके, अब देखो एक और पॉइंट। अब नेक्स्ट आता है बेटे फोर्स बिटवीन द hemispherical sections of a charged shell. Force between hemispherical sections of a charged shell. कि कोई भी चार्ज शेल लेंगे और हम लोग उसके ऊपर फोर्स निकालेंगे। देखो कैसे, हमारे पास ना बेटा इस कॉन्सेप्ट में यही जो ऊपर लगाया गया है कॉन्सेप्ट, यही हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। कैसे देखो, देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूं इसमें, मैं इसमें क्या बोल रहा हूं बेटे कि मान लीजिए बेटा इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, ये चार्ज है, और हम लोगों ने ना बेटे हम लोगों ने क्या किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक ऐसे ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटे, हेमिस्फीयर में दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने यहां पे बेटा कोई भी एक एलिमेंट लिया ऐसे, और ये जो एलिमेंट है ना बेटा इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आ रहा है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आ रहा है, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आ रहा है। और बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आ रहा है इसके तुम लोग दो कंपोनेंट्स ले सकते हो। अब ये नो डाउट सेंटर है, तो सेंटर से ये रेडियल डिस्टेंस पे होगा, और इसके साथ एंगल ये थीटा रहेगा। वैसे ही जैसे तुम लोग यहां पे बना दोगे ये थीटा, ये आ गया। तो इसमें तुम लोग क्या करोगे बेटा कि ये एलिमेंट आ गया, तो इसके एलिमेंट के ऊपर तुम डीएफ बोल दोगे, फोर्स है, और दो कंपोनेंट्स ले लोगे बेटा, एक इस तरफ ले लोगे डीएफ साइन थीटा बेटे, और एक इस तरफ ले लोगे डीएफ कॉस थीटा, कुछ ऐसा। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हो गया सभी को? और जब तुम इस एलिमेंट की प्रोजेक्शन देखोगे बेटा, तो वो एलिमेंट की प्रोजेक्शन यहां पे आएगी ऐसे, जैसे बताया हुआ है पहले भी बेटा, ये हेमिस्फीयर होता है बेटे, हेमिस्फीयर के ऊपर आप यहां पे ऐसे होल कर दो, तो जब तुम यहां से लाइट डालोगे, ऐसे कहीं से भी लाइट डालोगे, तो वो लाइट इस बेस के ऊपर एक सर्कल की तरह फॉल करेगी, एम राइट? और अगर सारी जगह से लाइट डाल दोगे बेटे ऐसे, तो ये सर्कल हमें दिखेगा। क्लियर? क्लियर? क्लियर बेटा कि नहीं? डीएफ कॉस थीटा और डीएफ साइन थीटा ये हमारे पास रहेगा। अब जब तुम यहां से लेके बेटा यहां तक सारा कुछ कर लोगे कंसिडर बेटे, तो आपको ये वाला एरिया ही दिखाई देगा। अब
हमारा आंसर भी कुछ ऐसा ही आएगा। देखो कैसे। नाउ फोर्स ऑन एलिमेंटल एरिया ds, एलिमेंटल एरिया बेटा ds ड्यू टू इलेक्ट्रिक प्रेशर के कारण जो है वो कितना आएगा df, उसका नाम आएगा PE ds, दैट इज इलेक्ट्रिक प्रेशर इनटू ds। और यहां पे बेटा वैसे ही जब तुम यहां पे भी एक एलिमेंट ले लोगे तो एलिमेंट के ऊपर फोर्स लगाओगे तो दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक इधर वाले एक इधर वाले। अब ये नीचे को लगेगा ऊपर लगेगा, ये कैंसिल कर जाएंगे बेटा। क्लियर हो गया ना पॉइंट सभी को? ऊपर और नीचे वाली फोर्सेस कैंसिल कर जाएंगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली फोर्सेस आएंगी। सो आप लोग ये बोलोगे नेट फोर्स ऑन राइट hemispherical shell is given as F is equal to integral df sin theta, और df जो है बेटा वो कितना है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds sin थीटा। बच्चे क्लियर हो गए ना? याद है ना पी का वैल्यू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था बेटे, और ds का वैल्यू पुट कर दिया, बस। क्लियर हुआ बेटे? बोलो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ ds sin थीटा। अब ये ds sin थीटा जो है, ये है कौन ds sin थीटा? ये प्रोजेक्टेड एरिया है। ds sin थीटा कौन है? प्रोजेक्टेड एरिया। देखो कैसे, देखो कैसे ये हमने ड्रॉ किया बेटे ऐसे ऐसे, और यहां पे आप कोई भी एरिया बना दो ऐसे करके, और तुम लोग ऑलरेडी वर्टिकल कंपोनेंट ले चुके हो इधर को थीटा, तो इधर को कंपोनेंट कितना आया? अगर ये ds है तो ds sin थीटा, तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया इसके सरफेस पे ये आएगा। तो जब सारा कुछ कवर कर दोगे तो ये वाला एरिया कवर हो जाएगा बेटे। क्लियर हो गया पॉइंट ना कि नहीं सभी को? ये प्रोजेक्टेड एरिया है, और हमें पता है ये जो प्रोजेक्टेड एरिया आ रहा है ये किसके बराबर आ रहा है? पाई आर स्क्वायर के बेटा। ये जो बेटा हेमिस्फीयर ड्रॉ किया आपने ऐसे करके, तो ये रेडियस आर का ये वाला एरिया कितना आ रहा है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ही आएगा ना, पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट कि नहीं? एक मैं आपको जैसे एक होमवर्क दे रहा हूं, ऐसे मान लो ये आ गया कुछ ऐसे, और यहां पे आपने ड्रॉ कर दिया जिसकी दूरी यहां से h है, हमें यहां पे फोर्स निकालना है कि इस एलिमेंट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है आपको बेटा ये हेमिस्फीयर बन जाएगा और आपको ये एरिया लेना पड़ेगा। अब इसका ये रेडियस आ रहा है, ये h है, तो ये कितना आया बेटा? ये डिस्टेंस, इसका नाम y लिख दो। तो फोर्स तो वही आने वाली है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ व्हाट? ds sin थीटा। अब ये ds sin थीटा की जगह ये एरिया आएगा, पर ये एरिया की वैल्यू कितनी आएगी? ये एरिया की वैल्यू ये आ रहा है, ये h है, तो y कितना आ गया बेटा? पाई वाई स्क्वायर हो गया। अब y स्क्वायर क्या होगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बेटे। तो यहाँ से y स्क्वायर कितना आ गया? आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। बच्चे क्लियर हो गया कि नहीं? तो यहाँ से भी फोर्स कितना आ गया? सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। बच्चे क्लियर हुआ सभी को? Let's start up with the words electric lines of force. देखो, these are the hypothetical lines. These are the hypothetical lines in
electric field which gives the information about net electric field in the region. Net electric field in the region. मतलब ये हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं और हमें बताती हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन में कितना स्ट्रॉन्ग, कितना अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसमें हम लोग एक बेटा ये पॉइंट लिखते हैं, टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन at a point gives the direction of net electric field at that point. मतलब आप कोई भी, जैसे बेटा कोई भी मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का शेप कुछ ऐसा करके आ गया, कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वो डायरेक्शन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। बच्चे क्लियर हो गया सभी को? बच्चे क्लियर हो गया? सेकंड पॉइंट है बेटे, in electric field lines are drawn in such a way that density of electric field lines gives us an idea about the magnitude of electric field strength at that point. मतलब कहने का, मान लो आपके पास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये एरिया लिया, इस एरिया में से मान लो एक लाइन जा रही है, और एक एरिया ये लिया, इसमें से मान लो ये 3 लाइंस जा रही हैं, तो ये E1 is greater than E2. क्लियर हुआ ना पॉइंट? बेटे क्लियर हुआ कि नहीं? यहां से यहां तक जा रहे हैं, ऐसे कहीं पे भी लगा लो, कोई इशू नहीं है, ऐसे ड्रॉ कर लो चाहे। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा स्ट्रेंथ है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। और उसके बाद बेटा बोलते हैं हम लोग कि एक सिंगल पॉइंट पे एक ये आ गया, एक ये आ गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं? टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कभी भी इंटरसेक्ट ईच नहीं कर सकते, दे कैन नेवर। बिकॉज क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज एट द point of intersection, there will be beta 2 directions of electric field, which is never possible for a given charge distribution.
मतलब एक पॉइंट के ऊपर नेट फील्ड आ जाएगा, पर कभी भी इंटरसेक्ट करके नहीं हो सकता, इंटरसेक्शन करके नहीं हो सकता, पर वैसे नेट फील्ड आ जाएगा, पर इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। और हम लोग आइडियली ये मानते हैं बेटा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती हैं। क्लियर हो गया कि नहीं बच्चे? क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, हम इसको ये बोल देते हैं बेटा कि अगर आइसोलेटेड चार्ज हो, अकेला चार्ज हो, तो हम लोग ये मानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होंगी। ओके, पर अगर दो चार्जेस इकट्ठे पड़े हैं देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल प्रेफर टू टर्मिनेट एट अ नेगेटिव चार्ज। एम राइट बच्चे? क्लियर हो गया पॉइंट में क्या बोला? अगर आइसोलेटेड चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट होंगी, पर अगर उसके बगल में नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके बगल वाले नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होंगी। बच्चे क्लियर हो गया कि नहीं? मतलब आप अगर जैसे आप पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव लिखते हो बेटे, मान लो ये ऐसा क्यों आ रहा है? बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज अपनी फील्ड लगा रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज अपनी फील्ड लगा रहा है, और इन दोनों फील्ड्स की नेट रिजल्ट ये इधर टेंजेंट आ रही है। बच्चे क्लियर हो गया ना पॉइंट? क्या बोला मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड टू नेगेटिव एंड इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इसका रिजल्टेंट है। अब नेक्स्ट देखो एक और, जैसे मान लो हमारे पास अगर दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं तो जितनी फील्ड लाइंस बेटा इधर से ओरिजिनेट होंगी उतनी फील्ड लाइंस जैसे यहां से, और नेगेटिव चार्ज का इसके रिवर्स हो जाता है, आप बोलते हो इन्फिनिटी से आती हैं रेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर प्रेफरेबली पॉजिटिव चार्ज है तो उसको पॉजिटिव चार्ज देगा अपने, ऐसे रहेगा। ओके, तो यहां पे देखो, यहां से पता लग रहा है फील्ड लाइंस का काउंट इक्वल है, इनका काउंट बेटा क्या है? सेम है। जब इनका काउंट सेम है बेटा, जब इनका काउंट सेम है तो अब ये बोल दोगे कि दोनों चार्जेस भी सेम है, चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड है बेटे, बट ऑपोजिट नेचर है बेटे। क्लियर हो गया पॉइंट कि नहीं? और अगर तुम लोग ये बात करते हो कि सर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नो डाउट बेटा रिपेल करेंगे, और इनका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसा आ जाएगा कुछ, मतलब यहाँ पे सेंटर पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा बेटा। यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट का मतलब ही क्या है? नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं आएगी। और आप लोग इसमें ये बोलोगे हमेशा दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको ऐसे, मतलब आप ऐसे कह लो ये आ गया तो ये इसको ऐसे डरा रहा है, भाग जा इधर से, भाग जा, ये डर रहा है, इसको इधर को फोर्स लग रही है, ठीक है ऐसे। तो आप बोल दो कि लाइक चार्जेस, जो लाइक चार्जेस हैं they exert lateral pressure on each other, ये एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर जो है वो एग्जर्ट करते हैं। ओके, और इसमें भी आप ये देख सकते हो अनलाइक चार्जेस में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे टेंड टू कम क्लोजर, तो आप ये बोल सकते हो
in case of unlike charges, electric field lines tends to come closer. ये closer आने की कोशिश करती है. बच्चे क्लियर हो गया सभी को? बेटे क्लियर हो गया सभी को? सो यहां पे हम लोग इन पॉइंट्स के बारे में लिखते हैं. Okay. Okay. So I'm giving you 5 minutes. Take a review. अब हम लोग ना बेटे जो कॉन्सेप्ट शेयर करने वाले हैं उसमें फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आएगा. फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आएगा जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. बेसिकली आप फ्लक्स का नाम फ्लक्स क्यों रखते हो? बिकॉज इसमें हम बोलते हैं फ्लो. इसमें हम बोलते हैं फ्लो in a specified direction. Flow in a specified direction. So that is called as the flux. लेकिन उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एरिया वेक्टर को समझना पड़ेगा. एरिया वेक्टर क्या होता है? देखो, नॉर्मली हम लोग तो एरिया को स्केलर लेके चलते हैं. नॉर्मली एरिया को हम लोग स्केलर लेके चलते हैं, पर देयर आर सर्टेन कंडीशंस जहां पे हम लोग एरिया को वेक्टर मानते हैं. और वो कैसे, ये अब आपको समझने की जरूरत है. मैं काफी डायग्राम्स ड्रॉ करने वाला हूं, तो आप डायग्राम्स को ही समझते जाना तो अच्छी बात रहेगी. लेकिन एरिया वेक्टर का अच्छा यूज किसमें आया? देखो, मान लो बेटा हमारे पास ये कोई स्फीयर है और ये स्फीयर का कोई क्रॉस सेक्शन है. तो ये एरिया आप ले रहे हो, ये वाला एरिया. समझ रहे हो मेरा पॉइंट? ये वाला एरिया पैराशूट होता है ना, पैराशूट जैसा. बेटे पैराशूट होता है ना, पैराशूट. ये तो ये एरिया आ गया बेटे, ये एरिया. अब ये जो पैराशूट के एंड से हम लोगों ने ये 4 लाइंस ड्रॉ करी यहां तक. नो डाउट इन सभी का डिस्टेंस सेम है, आर है. और ये जो सारी की सारी जोड़ दी, तो इनके बीच में जो कलेक्टिव एंगल बना, मतलब ऐसे 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 ऐसे, समझ गए ना पॉइंट? ये जो कलेक्टिव एंगल बना बेटे, दिस इज कॉल्ड एज द सॉलिड एंगल, जिसको हम लोग ओमेगा भी लिख देते हैं.
अगर एरिया डीए लिया है तो इसको लिख दोगे डी ओमेगा। बच्चे क्लियर हो गए? सर डी ओमेगा। हाँ, जैसे सर्कल होता है बेटे, आप लिखते हो लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस इज थीटा, वैसे ही हमारे पास होता है सॉलिड एंगल। ये क्या होता है? एरिया टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ओके, एरिया टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ये रेशो, उसका नाम सॉलिड एंगल होता है। जैसे ये होता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल होता है 2 डायमेंशन में, और सॉलिड एंगल जो होता है बेटे ये 3 डायमेंशन में होता है। प्लेन एंगल को हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं, और 3D में हम लोग इसको स्टीरेडियन में मेजर करते हैं। अगर कोई भी क्लोज्ड बॉडी 2D में आती है तो उसका प्लेन एंगल जो टोटल होता है वो 2 पाई रेडियन होता है। लेकिन अगर कोई भी क्लोज्ड बॉडी 3 डायमेंशन में ली जाए तो उसमें जो सॉलिड एंगल है बेटा वो उसका टोटल वैल्यू 4 पाई स्टीरेडियन होता है। बच्चे क्लियर हो गया? जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ये और ये, पर इसका नाम अगर मैंने सर्कल रख दिया और इसका नाम मैंने क्या रख दिया, स्फीयर, हमें दिया ही होगा। तो स्फीयर के लिए सेंटर पे जो टोटल एंगल बनता है वो 4 पाई स्टीरेडियन होता है, और सर्कल के लिए जो टोटल एंगल बनता है बेटा ये 2 पाई रेडियन होता है। बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट जो मैं बोला अभी? और बेटा अगर तुम लोग कोई भी एरिया, जैसे यहां पे हमने करा कंसिडर ऐसे 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 ऐसे, ये एरिया लिया, ये आउटवर्ड एरिया लिया। आउटवर्ड एरिया इज नॉर्मली टेकन एज पॉजिटिव, आउटवर्ड एरिया इज टेकन एज पॉजिटिव, और इसी को लेते हैं। जैसे अब मैं डायग्राम्स ड्रॉ करने वाला हूँ, आप लोग बनाते जाना है सारी की सारी। इसमें सर्कल के तो नहीं लेते क्योंकि सर्कल का कोई एरिया नहीं होता, सर्कल की तो लेंथ होती है, क्योंकि इसमें जो 2 पाई एंगल है वो कौन बनाता है? लेंथ। जो इसमें बेटा 2 पाई एंगल है वो कौन बनाता है? 2 पाई ये एंगल कौन बनाता है? लेंथ। तो वैसे ही 4 पाई यहाँ पे कौन बनाता है? एरिया। तो एरिया लेंगे। तो सबसे पहले जब तुम स्फीयर बोलोगे, स्फीयर में ऐसे लिखोगे, और इसमें कोई भी अगर एलिमेंट लोगे बेटा उसका एरिया वेक्टर इधर ले लोगे। बच्चे क्लियर हो गए? अलोंग द रेडियस, अगर तुम इसको लिखना चाहोगे तो ये अलोंग द रेडियस आएगा स्फीयर के लिए। और अगर तुम लोग कोई भी सिलेंडर कर लोगे कंसिडर, ये आ गया बेटा एंड कैप, इसका नाम बोलते हैं एंड कैप। एंड कैप का एरिया इधर, और बेटा इसका एरिया इधर, और ये जो कर्व सरफेस हमने ड्रॉ किया इसका एरिया इधर आउटवर्ड। ये कर्व सरफेस आ गया और ये एंड कैप आ गया। इसमें इस एंड कैप का एरिया भी पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, अगर आर इसका रेडियस है और एल लेंथ है तो इसका भी एरिया कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर, ये वाला। पर कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा? 2 पाई आर एल। बच्चे क्लियर हो गया? और अगर थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं, कुछ ऐसा बना दिया जाए ऐसे, और ये एरिया आ जाए, तो अगर आप इधर हो तो आप इसका एरिया ले लोगे इधर, और अगर आप इधर हो
तो आप ये एरिया ले लोगे। क्लियर हो गया ना पॉइंट कि नहीं? मतलब इसकी तरफ नहीं ले सकते, ऑब्जर्वर की तरफ नहीं ले सकते एरिया, ऑब्जर्वर की तरफ नहीं ले सकते एरिया, बस ये चीज याद रखना। और इसका एक थोड़ा सा खासियत और भी है। मान लो हमारे पास ये एक प्लेनर सरफेस है, तो प्लेनर सरफेस के लिए बेटा ऐसे ही एरिया लेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा लाइक दिस। यहाँ पे ध्यान रखना, इसको ये टच ना करना, ये गलत हो जाता है, इसको टच ना करना इसके साथ, ओके। और मान लो बेटे अगर तुम लोगों ने कुछ ऐसा बना दिया, ये ऐसे, और थोड़ा सा और बनाना चाहिए, थोड़ा सा मतलब समझने के लिए ना, इसलिए एक लाइन को ऐसे ड्रॉप कर दो, एक ये एरिया आ गया, और एक तुम ऐसे ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर देते हैं इसको। क्लियर हो गया पॉइंट कि नहीं? मतलब ये वाला आ गया बेटे एरिया, सिंपल सी बात है। अगर तुम कोई लाइंस को रेड ड्रॉ करोगे ऐसे करके, तो उसका एरिया ये वाला आएगा, प्रोजेक्टेड एरिया। समझ गया ना मेरा पॉइंट कि नहीं? बोलो, क्लियर हुआ? और अगर यहां से ऐसे लाइन फॉल करवा दिया तो उसका एरिया ये वाला होगा। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो शेयर किया मैंने, ओके। और अगर मान लो जैसे कोई स्फीयर की बात कर रहे हो और आप यहां से लाइंस ड्रॉ कर रहे हो, उसका एरिया ये होगा, ये पाई आर स्क्वायर। और अगर तुम लोग एक कोन ड्रॉ कर रहे हो, उसका एरिया यहां से ड्रॉ करेंगे और वो एरिया ऐसे होगा, ट्राइंगल। समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट कि नहीं? ट्राइंगल, ट्राइंगल की हाइट h और इसका रेडियस कितना, इसका डायमीटर कितना 2r, तो उसका एरिया कितना आ गया बेटे हाफ, बेस कितना 2r और हाइट कितना h, कोन के लिए बेटा। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर तुम लोगों ने सिलेंडर का बात किया, तो सिलेंडर का बात किया तो क्या हुआ, फिर क्या दिक्कत है? सिलेंडर का बात किया तो देखो, मान लो ये h हाइट है, हाँ रेडियस है, यहाँ से आप भेज रहे हो, लाइंस को ड्रॉ कर रहे हो, तो ये एक प्लेन बन जाएगा ऐसे, रेक्टेंगल। और नो डाउट बेटा जब तुम सिलेंडर का एंड कैप बना रहे हो, उसका रेडियस r है, जब तुम ये ड्रॉ करोगे तो 2r डायमीटर बन गया ना ये वाला, हाइट आएगी h, तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया कितना आ गया बेटे 2r इंटू h। बच्चे क्लियर हुआ पॉइंट? यस सर। तो ये हमारे पास इसके बेसिक 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 फंडामेंटल्स हैं।
Okay, so I'm giving you 2-3 minutes. Have a look in there. Okay, now हम लोग एक बेटा वर्ड लिख रहे हैं अपने लिए जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? होता क्या है कि इट इज a group of electric lines of force या electric field lines which are passing through a given surface, passing through a given surface is called passing through a given surface is called electric flux. In a specified direction, ये भी साथ में जरूरी है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर एरिया में से किस तरफ ये फील्ड लाइंस जा रही हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेसिकली मान लीजिए इसको हम डिनोट करते हैं बेटा फाई के साथ। तो बेसिकली क्या होता है बेटा कि हमारे पास ना, जैसे हम लोग कोई भी फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, कोई भी फील्ड लाइंस, तो बेसिकली जो फील्ड लाइंस होती हैं जितनी ज्यादा हम लोग ड्रॉ करते हैं वो बेसिकली हमें क्या बताता है? ई बताता है। ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी। अब मेरा पॉइंट सुनो। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है बेटा वो होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज बेसिकली फ्लक्स बाय एरिया। और अगर तुम थोड़ा सा इसको अच्छे से देखना चाहोगे तो यू कैन से फाई इज ए ES। और एक और चीज देखो, मान लो तुम लोगों ने ऐसे बेटा एक कंसिडर किया सरफेस जिसका एरिया वेक्टर बेटे इधर को है S, और मान लो बेटा आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लो इस तरफ है एट एन एंगल थीटा। समझ लगे पॉइंट? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है एट एन एंगल थीटा। तो इस एरिया वेक्टर की तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया? E cos थीटा। तो यही वैल्यू हमें बताता है कि ये बेसिकली E cos थीटा इंटू S है, और अच्छे से देखा जाएगा तो ये E डॉट S है। और यही जो बेटा E डॉट S होता है इसका नाम हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स रखते हैं। और ये क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से फाइंड आउट किया गया क्वांटिटी है बेटा, तो ये एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। बच्चे क्लियर हो गए यहां तक सभी को? और अगर तुम इसके यूनिट्स देखोगे तो बेटा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर भी है, या वोल्ट पर मीटर के साथ मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो वोल्ट मीटर भी है इसके यूनिट्स। फ्लक्स के यूनिट्स वोल्ट मीटर भी हैं। बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट कि नहीं? बच्चे क्लियर हो गया? सभी का रिस्पॉन्स चाहिए यार, जल्दी जल्दी बोलो ना, जल्दी जल्दी। सभी का रिस्पॉन्स नहीं मिला यार। आगे थोड़ा रिवर्ट बैक किया करो ना अच्छे से, मतलब अच्छा लगता है। जैसे मान लो अभी किसी ने मेरे से पूछा सर ये वाला चीज दोबारा समझाओ, और मैं इग्नोर कर दूं उस चीज को, तो वो चीज अच्छी नहीं लगेगी यार। क्या यार, सर को बोला था, सर ने बताया नहीं, पर अनइंटेंशनली
आप भूल जाते हो। तो इस वजह से तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा उसका वैल्यू बेटे आप लोग ई डॉट एस लिखोगे, पर इसकी 3 पॉसिबिलिटीज रहती है हमेशा। अगर थीटा की वैल्यू जो है बेटे 0 से, जैसे वर्क डन में लेते थे 90 तक है, तो फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव रहेगा। मतलब कहने का ये आउट ऑफ एरिया जाएगा, आउटवर्ड जाएगा, ये बोल दो, बाहर जाएगा मतलब कहने का। और अगर आपने थीटा 90 ही कर दिया तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। और अगर आपने थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी और 180 तक कर दी, नॉर्मली 180 तक ही आएगा, फ्लक्स नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने का मतलब ये इनवर्ड होगा, मतलब इनटू जाएगा, सरफेस के अंदर आएगा फ्लक्स। बच्चे क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये एंगल्स पे ही डिपेंड करने वाला पैरामीटर है। बच्चे क्लियर हो गया सभी को ये वाला वर्डिंग? और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट्स वोल्ट मीटर हैं। और अगर इन जनरल मान लो अगर आप लोगों ने बेटे ऐसे कोई स्मॉल एरिया ले लिया जिसके थ्रू मान लो बेटा ये तो चलो आपके पास एरिया वेक्टर आ गया, मान लो इस तरफ आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एंगल थीटा है, भले इस एरिया के अंदर से ऐसे करके फील्ड लाइंस निकल रही हैं और ये एंगल थीटा है, तो बेटा उसके अंदर जो फ्लक्स निकलेगा डी फाई, उसका नाम तुम ई डॉट डी एस लिखोगे। और टोटल फ्लक्स निकालना है तो तुम लोग इसका इंटीग्रल कर दोगे, तो ये फाई आ जाएगा बेटा और ये आ जाएगा ई डॉट डी एस। बच्चे क्लियर हो गया सभी को? बच्चे क्लियर हो गया सभी को कि नहीं? एवरीबडी? ओके, अब ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया जो हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किया। अब हम लोग एक फ्लक्स के बारे में करते हैं डिस्कस, लेकिन उससे भी पहले बेटा एक हम लोग एक ऐसे कंसिडर करते हैं, मान लो ये एक कोन है बेटा, कोन, और ये कोन का ये सेमी वर्टेक्स एंगल है थीटा। ये कोन का सेमी वर्टेक्स एंगल है थीटा। सेमी वर्टेक्स एंगल है थीटा। अब हम लोग कुछ ना ड्राइव करने वाले हैं बेटा इसमें, वो क्या है लेट्स सी। देखो, अगर तुम लोग इसमें मान लो बेटा कि यहां पे आप लोगों ने कुछ एक रिंग लिया, रिंग जिसका रेडियस बेटा स्मॉल आर है और इसकी विड्थ कितनी है बेटे डी आर। समझ लग गया पॉइंट नहीं? ये ऊपर एक रिंग लिया बेटा, ये वाला, ये एक आप लोगों ने रिंग, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इसको। हम लोगों ने एक स्फीयर बनाया, हम लोगों ने बेटा एक स्फीयर बनाया और उसके स्फीयर के सेंटर से हम लोगों ने एक ऐसे कोन बनाया जिसका सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा है। और नो डाउट बेटा जो कोन बना है वो कुछ ये बना है, ये कोन बना है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें एरिया निकालना है, ये टोटल एरिया निकालना है कि ये सारे का सारा एरिया कितना है। ये सारा एरिया बेटे, ये सारा एरिया
ये कितना आया। अब हमने इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, हमने एक, क्योंकि ये कैप दिख रही है ना, कैप, वहां पे कोई भी एक आर रेडियस ड्रॉ किया ऐसे, और ये एंगल ड्रॉ कर दिया जिसका नाम रख दिया अल्फा, और उसको थोड़ा सा नीचे को भी लेके गए क्योंकि उसकी थिकनेस चाहिए, तो ये एंगल यहां पे कितना बन गया, डी अल्फा। समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट? ये बेटा डी अल्फा, नो डाउट इसका रेडियस आ रही है, और एक ये रिंग जो हमने बनाई हुई है ऐसे ऐसे घूम रही है ऐसे करके, समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट कि नहीं, एरिया का भी। इसका बेटे रेडियस जो है वो आर है, तो ये वाला एरिया कितना आएगा, ये वाला एरिया बेटे, ये वाला एरिया कितना आएगा, ये वाला एरिया, ये एरिया आ जाएगा डी ए एस 2 पाई आर, और ये विड्थ आर डी अल्फा। अब डायग्राम में देखो बेटा, ये अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल 90 है, तो स्मॉल आर कितना आ गया, आर साइन अल्फा बेटे। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो डी ए की, कितना आ गया 2 पाई आर स्क्वायर साइन अल्फा डी अल्फा। बाद में हमने क्या किया, टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेट किया, एरिया आ गया ए, ये आ गया 2 पाई आर स्क्वायर, और ये साइन अल्फा डी अल्फा। अब ये एलिमेंट अपन इधर ड्रॉ किया, तो ये एलिमेंट अगर बिल्कुल टॉप पे लेते तो उसके लिए अल्फा क्या आता है, 0। अगर ये एलिमेंट इधर तक जाता तो इसके लिए अल्फा क्या आता है, थीटा, क्योंकि इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू थीटा दे रखी है। अगर यहाँ पे एलिमेंट लेते तो अल्फा क्या आता है, 0, और जहाँ पे थीटा दे रखा है वहां पे अल्फा की वैल्यू थीटा है। इस वजह से अल्फा की लिमिट्स क्या आएंगी बेटा, 0 से थीटा। ये एरिया ए आ गया बेटे, ये आ गया 2 पाई आर स्क्वायर साइन अल्फा की इंटीग्रेशन माइनस कॉस अल्फा 0 से थीटा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये एरिया आ गया। अब मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई। ओमेगा बेसिकली क्या होता है, सॉलिड एंगल। क्या होता है, एरिया बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो जब तुम लोग यहाँ से सॉलिड एंगल ही निकालना चाहोगे तो वो बेटे 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब मैं एक छोटा सा पॉइंट शेयर कर देता हूँ आपको। ये स्फीयर है, यहाँ पे ये तूने एंगल थीटा लिया, अगर ये वाला पॉइंट यहाँ छोड़ के तुम यहाँ पे ले लोगे तो अब ये थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई। जब ये पाई बन जाएगा तो एक तरह से तुम लोगों के पास फुल स्फीयर बन गया बेटे। तो जब थीटा की वैल्यू पाई पुट करके देखो, छागे कि नहीं छागे, 2 पाई 1 माइनस कॉस पाई। कॉस पाई क्या होता है बेटे, -1 होता है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये 4 पाई टी रेडियन आंसर आ गया। ये 2 रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोग लाइफ टाइम याद करने वाले हो। ओके।